नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 में जो भर्ती निकली थी विशेष शिक्षक के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जिसका एग्ज़ाम हुआ था अपने 3 जुलाई 2019 के दिन। इसमें जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी हम इस वीडियो में व्याख्या सहित देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है सेकंड ग्रेड में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है और एक अपने जीके का कॉमन पेपर होता है। तो जीके के जितने भी प्रश्न, जो पहला पेपर होता है अपने, उसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, वर्ल्ड जीके पूछा जाता है, भारत जीके पूछा जाता है। तो ये जीके के जितने भी प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे अपने 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था विशेष शिक्षक का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, तो वह सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो व्याख्या सहित ये सभी प्रश्न देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। क्योंकि देखिए सभी प्रश्न हम व्याख्या सहित देखेंगे ताकि आपके इनसे संबंधित जितने भी डाउट हो सारे के सारे कवर हो जाए, और पेपर पैटर्न कैसे रहता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपको आइडिया लगेगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। तो देखिए किस शासक के समकालीन है अपने, महमूद गजनवी इनके समकालीन थे अपने लोक देवता गोगा जी। और देखिए गोगा जी को आप सभी को पता होगा, इनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर भी कहा जाता है। ये किसने कहा है, अपने महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर कहा है। और देखिए इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ है अपने लोक देवता गोगा जी का। इनका जन्म होता है अपने ददरेवा जो कहाँ पड़ता है अपने चूरू जिले में, यहाँ पर होता है इनका जन्म। इनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं। और ये अपने पंच पीर, जो 5 लोक देवता पंच पीर हैं उसमें भी शामिल है अपने गोगा जी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा महमूद गजनी या गजनवी के समकालीन है अपने गोगा जी। अगला प्रश्न है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो देखिए मीराबाई ने जब चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, विक्रमादित्य। ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम सही आंसर, विक्रमादित्य। ये अपने राणा सांगा के पुत्र हैं, राणा सांगा के द्वितीय पुत्र। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, विक्रमादित्य उस समय थे अपने शासक मेवाड़ के। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था। तो देखिए जौहर किस दुर्ग में नहीं हुआ था, जयगढ़, गागरोन, सिवाना या जालोर। तो देखिए जौहर किस दुर्ग में नहीं हुआ था, तो देखिए गागरोन में हुआ था, जालोर में हुआ था, सिवाना में हुआ था, लेकिन जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अगर सिवाना दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर जौहर कब हुआ था, 1308 में जौहर हुआ था। गागरोन दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर कब हुआ था, 1423 में हुआ था, 1444 में हुआ था। जालोर दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी अपने 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, 1308 में ये सिवाना में भी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। तो अपने जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, बाकी सभी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं। तो देखिए किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं, जयपुर चित्रकला शैली में। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए जयपुर चित्रकला शैली की बात करें तो इसका स्वर्णकाल कब माना जाता है, अपने सवाई प्रताप सिंह के समय का काल स्वर्णकाल माना जाता है जयपुर चित्रकला शैली का। और देखिए इसके प्रमुख चित्र की बात करें तो एक तो हो गया अपने पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के निशान, और अपने इसके अलावा बात करें तो फकीरों को भिक्षा देती हुई स्त्रियों के चित्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्र, ये सभी अपने जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो देखिए परबतसर का मेला अपने तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। परबतसर अपने कहाँ है, नागौर में अपने परबतसर का मेला लगता है, पशु मेला ये तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए आप सभी एक प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना, तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। तो देखिए 4 आभूषण दे रखे हैं, 3 तो अपने महिलाओं के आभूषण है और 1 पुरुष का आभूषण है। कौन सा है ये, छेलकड़ी, नेवरी, पोत या सरी। तो देखिए पुरुषों का आभूषण कौन सा है, अपने छेलकड़ी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, छेलकड़ी या छेलकड़ा अपने पुरुषों के पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, पैर में। और बाकी अगर बात करें पुरुषों के आभूषण कौन कौन से हैं, एक तो हो गया मुर्किया भी पूछा जाता है, पुरुषों का आभूषण है कान में पहने जाने वाला। एक आता है सिरपेच,
सिर पे जब अपने पुरुषों के सर की पगड़ी होती हैं, तो आप ध्यान रखिए। बाकी देखिए नेवरी, नेवरी अपने कहाँ पहना जाता है? नेवरी अपने पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है, स्त्रियों के पाँव में। बाकी सरी और पोत, सरी और पोत अपने गले में पहना जाता है, गले में, गले का आभूषण है अपने महिलाओं के। तो आप ध्यान रखिए, ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। पुरुष का आभूषण कौन सा है? छेलकड़ी। अगला प्रश्न है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो देखिए छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो देखिए छेड़े अपने लोकगीत हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु के उपरांत गाए जाते हैं अपने छेड़े। शिशु की मृत्यु के उपरांत छेड़े गीत गाए जाते हैं। और देखिए एक प्रश्न हमने पहले देखा था पिछले वीडियो में, होलार गीत, होलार या जच्चा, जच्चा गीत ये किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। और छेड़े गीत अपने शिशु मृत्यु के अवसर पर उपरांत गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु के उपरांत। ये प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान रखना इसका, 2 से 3 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित हैं? तो देखिए राजकुमारी मूमल अपने किस स्थान से संबंधित हैं? लोद्रवा से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। लोद्रवा कहाँ है अपने? जैसलमेर में, जैसलमेर जिले में। और देखिए राजकुमारी मूमल के साथ एक नाम और आता है महेंद्र, राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी मूमल। ये अपने प्रेमाख्यान है, एक लोकगीत कह सकते हैं, जैसलमेर क्षेत्र का एक श्रृंगारिक लोकगीत है। तो अपने मूमल तो हो जाएगी अपने लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी, और महेंद्र अपने कहाँ के राजकुमार हैं? तो ये अपने अमरकोट, अमरकोट जो अपने वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं, यहाँ के राजकुमार थे। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए यह कथा किसने लिखी है? यह कथा लिखने वाले कौन है? मीनाक्षी, मीनाक्षी स्वामी, मीनाक्षी स्वामी ने यह कथा लिखी है। तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ये अपने इंडिया जी के संबंधित हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ नदियाँ दे रखी हैं और एक सहायक नदियाँ दे रखी हैं। तो देखिए गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, इनकी सहायक नदियाँ सम्मिलित करना है। तो देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी इन चारों में देखें, घाट प्रभा, अमरावती, मंजीरा व कोलार में। तो ये अपने सहायक नदी है मंजीरा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा फर्स्ट से सम्मिलित मंजीरा। देखिए गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो अपने गोदावरी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया अपने मंजीरा, वेनगंगा, वेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, ये सभी अपने गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और देखिए अगर बात करें नर्मदा नदी की सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये हो जाएगा अपने कोलार नदी। ऑप्शन 4 कोलार नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? अपने घाट प्रभा नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? अपने अमरावती नदी। ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। गोदावरी हो जाएगा अपने मंजीरा से, नर्मदा हो जाएगा अपने कोलार से, कृष्णा हो जाएगा अपने घाट प्रभा और कावेरी हो जाएगा अपने अमरावती से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने ऑप्शन सी से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 10 है, देखिए इसमें भी हमें सम्मिलित करना है। एक तरफ महाद्वीप दे रखे हैं और एक तरफ इनके उपनाम दे रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, अफ्रीका और एशिया, इनके उपनाम हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उपनाम क्या हो जाएगा? मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। इनमें ऑप्शन सम्मिलित हो जाएगा अपने अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर आ जाए तो ये अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसको अपने प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश आ जाए अपने किस महाद्वीप को कहते हैं? या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। बाकी देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अपने विश्व की प्रयोगशाला अगर आ जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, श्वेत महाद्वीप। ये भी आप ध्यान रखें, मैं जो आपको साथ साथ बता रहा हूँ। विश्व की प्रयोगशाला आ जाए या श्वेत महाद्वीप आ जाए, अपने अंटार्कटिका है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप अपने अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अपने एशिया महाद्वीप, सभ्यता का पालन करने वाला महाद्वीप कौन सा है? अपने एशिया महाद्वीप है। ये इनके उपनाम है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें सुमेलन का क्या हो जाएगा? अपने ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा अपने थर्ड से, अंटार्कटिका हो जाएगा अपने विश्व की प्रयोगशाला, अफ्रीका हो जाएगा अपने अंध महाद्वीप और एशिया हो जाएगा अपने सभ्यता का पालन। एशिया को अपने मानव भूमि की जन्मभूमि कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। काफ़ी सारे उपनाम हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये चारों ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान या जर्मनी? तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन चारों ऑप्शन में देखिए तो ब्राज़ील की थी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर।
चार ऑप्शन में ब्राज़ील हो जाएगा सही आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है? महासागर और सीमावर्ती नगर दे रखा है, इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इसका सीमावर्ती नगर कौन सा है? सुलू सागर, यह सुमेलित है। उत्तरी अटलांटिक सारगोसा सागर, यह भी सुमेलित है। आर्कटिक कारा सागर, यह भी सुमेलित है। लेकिन देखिए उत्तरी प्रशांत ये अपने कोरल सागर नहीं होगा, कोरल सागर अपने दक्षिणी प्रशांत हैं, दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा सही आंसर। बाकी अपने उत्तरी प्रशांत इससे सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को संयुक्त करने वाला जलडमरूमध्य कौन सा है? तो देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलडमरूमध्य कौन सा है? बेरिंग जलडमरूमध्य, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। देखिए बेरिंग जलडमरूमध्य अपने आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है अपने बेरिंग जलडमरूमध्य। जो अपने यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका के जो अलास्का राज्य है उसको, और रूस इन दोनों को अलग करता है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7वें नंबर पर आता है। तो ये प्रश्न क्या पूछा है, ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा महाद्वीप कौन सा है और अंटार्कटिका से छोटा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा आता है? ये आता है अपने यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पर कौन सा आता है? यूरोप आता है। और 7वें नंबर पर आता है अपने ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप अगर क्रम में बात करें तो 6ठे नंबर पर आता है। पहले पे अपने एशिया है, दूसरे पे अपने हो जाएगा अफ्रीका, और 6ठे पे कौन सा है अपने? यूरोप है, और अंत में आता है अपने ऑस्ट्रेलिया। तो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर पर हैं, और अपने जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो ये 3रे नंबर पर हैं यूरोप महाद्वीप। तो आप ध्यान रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का उद्योग केंद्र नहीं है? तो देखिए सीमेंट का उद्योग केंद्र कौन सा नहीं है? निम्बाड़ा, मोडक, गडेपान या ब्यावर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए निम्बाड़ा है, मोडक है, ब्यावर है, लेकिन गडेपान अपने सीमेंट का उद्योग केंद्र नहीं है, ये अपने उर्वरक उद्योग है। उर्वरक उद्योग के लिए अपने प्रसिद्ध है गडेपान, जो अपने कोटा जिले में है, कोटा में। और आप सभी को बताएं निम्बाड़ा अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से सीमेंट उत्पादित होती हैं तो अपने चित्तौड़गढ़ जिले से, और विशेष रूप से निम्बाड़ा से उत्पादित होती हैं। तो अपने गडेपान हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी देखिए मोडक अपने कोटा में है। यहाँ पर मंगलम सीमेंट कार्यरत है, मंगलम सीमेंट कारखाना। और ब्यावर अपने अजमेर में है, यहाँ पर अपने श्री सीमेंट ये कार्यरत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? तो देखिए मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का कारण क्या था? ये अपने पारा जिसको मरकरी के नाम से भी जानते हैं, यह खाड़ी कहाँ है? अपने जापान में पारा यहाँ पर प्रदूषण का कारण है मुख्य रूप से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक किस जिले में है? पाली जिले में। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 1003 यहाँ का लिंगानुपात है। देखिए अगर ओवरऑल देखें राजस्थान का लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 ग्रामीण लिंगानुपात है। और सबसे अधिक लिंगानुपात ग्रामीण में किस जिले का है? पाली जिले का 1003। तो अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पशु और इनकी नस्लें दे रखी हैं। तो देखिए पहला क्या है अपने बकरी की नस्ल क्या दे रखी है? बड़वारी या बड़बारी। तो ये अपने नस्ल होती हैं एकदम सुमेलित हैं। गोवंश, नाली। तो देखिए गोवंश, नाली अपने गोवंश की नस्लें नहीं होती हैं, नाली अपने भेड़ की नस्ल हैं। तो ये अपने सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। बाकी देखिए भेड़ की नस्ल होती है अपने जैसलमेरी नस्ल अपने ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भैंस की नस्ल अपने बदावरी होती है, ये भी सुमेलित हैं। बाकी देखिए गोवंश की नस्ल अपने नाली नहीं होती हैं, ये अपने नाली किसकी होती हैं? भेड़ की नस्ल होती हैं, भेड़ की। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए हम हर एक प्रश्न को व्याख्या से देख रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट कवर हो जाए इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको अंत तक देखना है, आपके निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो देखिए अगले प्रश्न की बात करें, अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो देखिए नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, इन चारों में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए सर्वोच्च शिखर इन चारों में से अगर बात करें तो कुंभलगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर।
अपने अरावली की 7वीं सबसे बड़ी चोटी है कुंभलगढ़। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1224 मीटर, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अपने सूची को सुमेलित करना है। ये पर्यटन स्थल दे रखे हैं और स्थिति दे रखी है इनकी, तो कहाँ है ये, हमें ये सुमेलित करना है। तो देखिए 84 खंभों की छतरी हम सभी को पता है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? अपने बूंदी में स्थित है। बूंदी में अपने अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण कराया है। बूंदी जिले में, बूंदी जिले में अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण कराया है। दौलत बाग कहाँ स्थित है? तो देखिए दौलत बाग अपने अजमेर जिले में स्थित है। दौलत बाग आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे अपने किसने बनाया था इसको? मुगल सम्राट जहांगीर ने बनाया था, जहांगीर ने। तो ये अपने अजमेर में है। लालगढ़ कहाँ है अपने? तो देखिए लालगढ़ अपने जूनागढ़ जो किला है उसमें एक महल है लालगढ़, तो अपने बीकानेर हो जाएगा इसका सही आंसर। जग मंदिर कहाँ है अपने? जग मंदिर अपने उदयपुर में है। तो अपने ऑप्शन डी से अपने सेकंड सुमिलित हो जाएगा, डी से सेकंड सुमिलित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने 84 खंभों की छतरी हो जाएगी बूंदी, दौलत बाग हो जाएगा अपने अजमेर, लालगढ़ हो जाएगा बीकानेर और जग मंदिर हो जाएगा अपने उदयपुर। तो इसका आंसर अपने हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम है? तो देखिए भूमंडलीकरण के परिणाम कौन से? नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियाँ यह है, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियाँ यह भी हैं, श्रम बाजार सुधार यह भी हैं, राजस्व या राजकोषीय सुधार यह भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी चारों, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं? तो देखिए जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता कौन सी है अपने? तो देखिए 9 से 12 किमी की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव होता है इनका, तो एकदम सही आंसर है ये। 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव होता है। भूविक्षेपी पवनों के विसर्पिकार बैंड, ये भी एकदम सही है। अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, तो देखिए अनियमित और ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन यह भी करती हैं। ये तीनों तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सही है। बाकी देखिए 300 से 400 मीटर प्रति घंटा से चलती हैं तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। तो देखिए यहाँ पर भारतीय मानसून को तो प्रभावित करती हैं, लेकिन देखिए इसकी स्पीड दे रखी है 300 से 400 मीटर प्रति घंटा। तो देखिए 300 से 400 मीटर तो नहीं होता है, ये होता है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं, ना कि मीटर प्रति घंटा से। तो स्पीड में ये हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी ए बी सी ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो ये एकदम हो जाएगा सही आंसर। बाकी यहाँ पर मीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसलिए ये गलत है। अगला है अपने भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि एवं सागरीय भागों के गर्म होने के विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी है? तो देखिए ये देने वाले कौन है? ई हेली, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने के विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना देने वाले कौन है? अपने ई हेली हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, देखिए हमें सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ये उद्योग दे रखे हैं और एक तरफ इनकी स्थिति दे रखी है, कहाँ स्थापित है ये उद्योग? तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग डिडवाना, गुलाबपुरा, भिवाड़िया, मकराना कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग अपने गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले से संबंधित हैं, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अपने किस जिले से संबंधित हैं, किस स्थान से? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अपने अलवर में जो भिवाड़ी है, अलवर भिवाड़ी यहाँ से संबंधित है अपने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। नमक उद्योग अपने, नमक उद्योग के लिए राजस्थान में 2 स्थान प्रसिद्ध हैं, पंचपदरा और डिडवाना। और देखिए राजस्थान देश का लगभग 9 से 12% नमक उत्पादित करता है और इसमें पंचपदरा और डिडवाना ये इसमें संबंधित हो जाएगा। इसमें डिडवाना दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका सम्मेलन। और संगमरमर उद्योग, तो देखिए संगमरमर राजस्थान उत्पादन में प्रथम है, संगमरमर उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है देश में। और सबसे ज़्यादा संगमरमर उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? अपने राजसमंद। और सबसे अच्छे किस्म का संगमरमर, कैल्साइट किस्म का संगमरमर कहाँ से उत्पादित होता है? अपने मकराना से। मकराना कहाँ है? अपने नागौर में, नागौर में। तो इसका सम्मेलन ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सूती वस्त्र उद्योग तो हो जाएगा अपने गुलाबपुरा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भिवाड़ी, नमक उद्योग डिडवाना और संगमरमर उद्योग अपने मकराना हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी अपने सम्मिलित करना है। तो देखिए पर्यटन की प्रकृति और पर्यटन केंद्र ये सम्मिलित करना है। तो देखिए 4 पर्यटन की प्रकृति दे रखी है यहाँ पर, ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक। और ये दे रखे हैं 4 केंद्र।
रणथंभौर, गणेश्वर, देलवाड़ा और ताल छप्पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने ऐतिहासिक पर्यटन कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? तो देखिए ऐतिहासिक पर्यटन की अगर बात करें तो रणथंभौर हम इतिहास में काफ़ी सारा पढ़ते हैं। तो देखिए रणथंभौर हो जाएगा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सवाई माधोपुर में। धार्मिक पर्यटन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए गणेश्वर, देलवाड़ा और ताल छप्पर, इनमें धार्मिक कौन सा है? तो ये अपने देलवाड़ा हो जाएगा। देलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, हम सभी को बताएं जैन मंदिर। प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन कौन सा है? तो देखिए प्राकृतिक पर्यटन कौन सा है? अपने ताल छप्पर हो जाएगा। ताल छप्पर जो अपने चूरू जिले में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध हैं, कृष्णमर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं, ताल छप्पर चूरू में। और पुरातात्विक पर्यटन ये हो जाएगा अपने गणेश्वर सभ्यता। पुरातात्विक मतलब अपने सभ्यता गणेश्वर ये अपने सीकर जिले में विकसित हुई है, कांतली नदी के किनारे। तो अपने पुरातात्विक हो जाएगा अपने गणेश्वर से। ये इसका हो जाएगा सही सुमेलन। तो आप ध्यानपूर्वक इनको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित प्रश्नों में, देखिए ये अपने करंट जीके का प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये वापस नहीं पूछा जाएगा इसे। राजस्थान में कौन से भाग में अस्टेपी जलवायु पाई जाती हैं? तो देखिए अस्टेपी जलवायु कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो देखिए अपने जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है इसमें BSHW बताया है। यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये अपने अरावली है वो पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, यहाँ पर अपने अस्टेपी जलवायु पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ व घास प्रकार की जलवायु। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें अगर जिले की बात करें कौन कौन से जिले, बाड़मेर हो गया, जालौर, सिरोही, इस प्रकार नागौर, ये जिले आते हैं यहाँ पर। तो अपने BSHW ये भी आप ध्यान रखें, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसमें अपने अस्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका में उच्च सदन का नाम क्या था? तो देखिए 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम अपने काउंसिल ऑफ स्टेट था। काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 30% से अधिक रही है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो दशकीय वृद्धि राजस्थान की कितनी है कुल? तो 21.3% थी। 2001 की तुलना में अगर 11 की बात करें तो 21.3% वृद्धि है अपने दशकीय वृद्धि। लेकिन दो जिले ऐसे कौन से हैं जहाँ पर 30% से भी ज़्यादा वृद्धि रही है दशकीय वृद्धि? तो ये कौन से अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये है अपने, एक तो है अपने जैसलमेर और एक है अपने बाड़मेर। बाड़मेर जिले की अगर दशकीय वृद्धि देखा जाए तो ये अपने 32.5% है, 32.5%। और जैसलमेर की है अपने लगभग 31.8%। तो अपने सी और डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए इस वीडियो में हम 60 से 65 प्रश्न देखने वाले हैं। 60 से 65 प्रश्न जो अपने करंट जीके और अपने साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, उनको छोड़ते हुए सारे के सारे प्रश्न जो इस पेपर में पूछे गए थे वो सारे के सारे देखने वाले हैं। इन 60-65 प्रश्नों में लगभग आपके 150 से ज़्यादा प्रश्न कवर हो रहे हैं, क्योंकि हम हर एक प्रश्न को व्याख्या से ही देख रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरे पेपर भी जो सेकंड ग्रेड के हुए हैं वो भी हम देखेंगे। तो आपको चैनल पे जुड़े रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है अपने, अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, जब अपने यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका जा रहा था। तब अपने अक्टूबर 1940 में ये अपने सत्याग्रह पर बैठते हैं अपने विनोबा भावे। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है अपने, विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो देखिए अपने विभाजनोत्तर यानी कि विभाजन के बाद पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत कर आते हैं। देखिए सबसे पहले ये अपने पश्चिम बंगाल से भी पहले बम्बई से लड़ते हैं, लेकिन बम्बई से ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से पश्चिम बंगाल से चुनकर आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं वह क्षेत्र विभाजन के बाद चला जाता है पाकिस्तान में। तो अपने उसके बाद बम्बई से वापस सीट खाली कराई जाती है इनके लिए। तो बम्बई से वापस ये चुनकर आते हैं विभाजन के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है? तो देखिए संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है? ये अपने एक शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्ति कह सकते हैं इसको। देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार
अगर संसद का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा होता है उस समय अगर राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अस्थायी कानून कहलाता है। अस्थायी कानून 123 के अनुसार। तो ये क्या है, अपने राष्ट्रपति की शक्ति है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में अपने त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो देखिए, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह अधिकार न्यायालय के पास है। तो देखिए, प्रत्यक्ष कोई प्रयोग नहीं किया गया है, तो एकदम ये करेक्ट है। त्रुटिपूर्ण नहीं है, एकदम सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तो देखिए, ये भी एकदम करेक्ट है, मूल ढांचे का अंग है संविधान के। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, संविधान संशोधन भी आते हैं। और देखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 74(2) का संरक्षण मिला हुआ है। तो देखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये भी अपने, अगर कोई राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो ये भी अपने न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र में आता है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ये अपने त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है नहीं है, लेकिन ये भी इसके क्षेत्र में है। तो अपने त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी एकदम सही है ये, लेकिन 4 इसमें त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्त पोषण के लिए एक कोष की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। उसका नाम क्या है, अपने तिलक स्वराज कोष। देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था अपने 1 अगस्त 1920 के दिन से, लेकिन इसी दिन अपने तिलक जी की हो गई थी मृत्यु। तो अपने तिलक स्वराज कोष की स्थापना की अपने महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, तिलक को अपने नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक भी कहा है। आप ध्यान रखें, भारतीय क्रांति का जनक अपने किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा है, नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने असम में चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस कर सकता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर सकती हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती हैं, लेकिन अपने बहुजन समाज पार्टी अपने असम में इसका चुनाव चिन्ह कौन सा है, अपने हाथी। मायावती जी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी अपने असम में इस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए, असम की एक स्थानीय पार्टी है असम गण परिषद, उसका भी अपने चुनाव चिन्ह कौन सा है, हाथी हैं। इसी कारण ये अपने असम में इस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, बहुजन समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारधारणात्मक रूप से रूढ़िवादी है। तो देखिए, विचारधारणात्मक रूप से रूढ़िवादी कौन सा स्कूल है, अपने अति यथार्थवादी स्कूल। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर, अति यथार्थवादी स्कूल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 37, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि कौन सी है। तो देखिए, अपने अमेरिका और रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि कौन सी है, अपने न्यू स्टार्क। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, अपने प्रतिबंधित परमाणु हथियार और गैर परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग रोकने वाली ये संधि है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और हटाया भी गया था। तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगा था और उनके कार्यकाल में ही वापस राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। तो देखिए, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, एम चन्ना रेड्डी और रघुकुल तिलक। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रघुकुल तिलक हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, राजस्थान में अगर बात करें तो चार बार राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, और तीसरी बार लगा था अपने रघुकुल तिलक जब राज्यपाल थे और भैरू सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे। देखिए, भैरू सिंह शेखावत अस्पष्ट बहुमत के कारण इनकी सरकार हो जाती है बर्खास्त। तो फरवरी 1980 से जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ रहता है। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा, रघुकुल तिलक उस समय थे राज्यपाल। अगला प्रश्न है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से
किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया? तो देखिए 101वां संविधान संशोधन ये अपने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को प्रारंभ किया था, उसके लिए किया गया था। तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से अपने बर्राणु और बर्राणु ग इसको अपने समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो देखिए आरपीएससी अपने किए गए कार्य के बारे में राजस्थान के राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अपने आरपीएससी का अगर गठन भी पूछा जाए तो आरपीएससी का गठन आपको ध्यान रखना है 1949 में इसका होता है गठन। और डेट भी अगर पूछी जाए तो 20 अगस्त 1949 के दिन आरपीएससी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए पहले तो क्या था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त कर सकते थे, लेकिन अभी संशोधन करके पूर्व न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों ऑप्शन, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को भी नियुक्त कर सकते हैं अध्यक्ष और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें राजस्थान मानवाधिकार आयोग के, तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जीके व्यास यानी कि गोपाल कृष्ण व्यास। ये अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अपने पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं। तो आप ध्यान रखें अभी संशोधन करके उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों में से किसी को भी रखा जा सकता है अध्यक्ष। तो इसका आंसर अभी वर्तमान संदर्भ में ये होगा। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अपने 2019 के अनुसार पूछा है इसमें, तो उसके अनुसार तो अपने 295 है, लेकिन अभी वर्तमान संदर्भ में देखें तो वह पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 352 है। तो वर्तमान डेटा आप ध्यान रखें 352 है अभी वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो देखिए राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा कौन नियुक्त नहीं होते हैं? राजस्थान का मुख्यमंत्री, देखिए बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राज्यपाल, ये होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। तो ये अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए आरपीएससी का अपने जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की करते हैं, लेकिन अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? तो देखिए अपने ये कर्तव्य हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी और वित्तीय मामलों में अपने जानकारी प्राप्त कर सकता है और यह देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण जो अपने संशोधित हुआ था कब? 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए अभी वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें 2006 के अनुरूप, तो देखिए एक तो होता है अपने अध्यक्ष और 2 होते हैं सदस्य, यानी कि कुल 3 हो जाएंगे इसके सदस्य अध्यक्ष सहित। तो एक अध्यक्ष हो जाएगा और 2 सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। एक हैं अध्यक्ष और 2 हैं अपने सदस्य। और देखिए आप ध्यान रखें मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना होती है, 1999 में। और इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? काम करना इसने प्रारंभ किया था अपने मार्च 2000 से। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी एक राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए 4 मुख्यमंत्री दे रखे हैं, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री तो किसी न किसी राज्य के राज्यपाल रहे हुए हैं और एक नहीं रहे हुए हैं। तो ये कौन से हैं अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हरिदेव जोशी, बेरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। इन चारों में से बेरू सिंह जी शेखावत ये अपने किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं, बस राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके नेतृत्व में 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी राजस्थान में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की अगर बात करें तो ये अपने 1977 में बेरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी थी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। और देखिए हरिदेव जोशी की बात करें तो ये अपने पश्चिम बंगाल के, असम के राज्यपाल रहे हुए हैं। जगन्नाथ पहाड़िया भी अपने बिहार के और
हरियाणा के राज्यपाल रहे हुए हैं, और अपने शिवचरण माथुर ये अपने असम के राज्यपाल रहे हुए हैं, लेकिन अपने भैरव सिंह शेखावत ये नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों के दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सही उत्तर क्या है इन 3 कथनों में से। तो देखिए राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एकदम सही है, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 164 के तहत बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राजस्थान के राज्यपाल, और अपने जो मंत्री होते हैं राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट तो एकदम सही है, कथन फर्स्ट ये सही है। इसके अलावा अगर बात करें, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मुख्यमंत्री के बिना नहीं है, मुख्यमंत्री सहित होगा, क्योंकि देखिए मंत्रियों की संख्या अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सहित कुल विधानसभा सीट कितनी है अपने 200 की 15% अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज़्यादा नहीं होगी। 1 + 29 यानी कि 1 तो मुख्यमंत्री स्वयं और 29 अन्य, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री के बिना, तो ये हो जाएगा एकदम गलत। फर्स्ट वाला सही है, ये गलत है। और भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो देखिए 12 से तो कम नहीं होगी और 30 से अधिक नहीं होगी वर्तमान संदर्भ में। तो ये भी सही है, फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, बाकी अपने सेकंड गलत है। तो क्या हो जाएगा अपना सही, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही हैं, ऑप्शन बी सही है। और देखिए 91वां संविधान संशोधन अगर देखें तो कब हुआ था, 2003 में हुआ था, 2003 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्टैनले बाल्डविन, ऑप्शन थर्ड, स्टैनले बाल्डविन ने यह गठन किया था। और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में यह भारत आया था, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसको वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके विरोध में भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया था, काले झंडे दिखाकर। और लाठीचार्ज में कौन मारे गए थे, भारत के एक प्रसिद्ध नेता थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसमें मारे गए थे लाठीचार्ज में। और उनके अंतिम शब्द क्या थे, मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, यह उनके कथन है। तो आप ध्यान रखें, साइमन कमीशन, स्टैनले बाल्डविन, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए ये संविधान संशोधन था अपने ऑप्शन थर्ड, 42वां संविधान संशोधन, ये जो अपने 1976 में हुआ था। इसमें समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए थे, जिसमें आप ध्यान रखें तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा भी थी अपने, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन से कथन सही नहीं है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो देखिए सही, एकदम सही है, 1961 बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड का है अपने यूगोस्लाविया, ये भी पूछा गया है, यहाँ हुआ था पहला शिखर सम्मेलन 1961 में। और देखिए 25 राष्ट्रों ने इसमें पहले भाग लिया था, ये भी सही है। अगला कथन है, एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, बाकी देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। और अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है। तो देखिए जिला परिषद का कौन सा संगठक नहीं है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार बात करें तो देखिए लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, राज्य विधानसभा का सदस्य है, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको मैंने विस्तारपूर्वक बताया है ताकि आपके और भी जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और सभी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने, देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है अपने। सूची फर्स्ट में राजनीतिक दल हैं और इनसे संबंधित राज्य हैं। तो देखिए बीजू जनता दल कहाँ का दल है, ये राजनीतिक दल, ये अपने उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित।
ये अपने इसकी स्थापना किसने की है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नवीन पटनायक ने इसकी स्थापना की है, बीजू जनता दल की, उड़ीसा से संबंधित है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। और देखिए मक्कल निधि मय्यम अपने तमिलनाडु से संबंधित है, मक्कल निधि मय्यम। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी अपने राजस्थान और गुजरात में इनसे संबंधित है, राजस्थान और गुजरात से संबंधित बीटीपी। अभी खास तौर पर अगर बात करें वागड़ क्षेत्र में राजस्थान के, यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्चस्व है बीटीपी पार्टी का। अपना दल अपने ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो अपने इसका सही सम्मेलन क्या हो जाएगा, बीजू जनता दल उड़ीसा हो जाएगा, मक्कल निधि मय्यम अपने तमिलनाडु हो जाएगा, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, और अपना दल हो जाएगा अपने उत्तर प्रदेश। यह इसका सही सम्मेलन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आप मिलान कर सकते हैं ये। अगला प्रश्न है, आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाने वाली राशि कितनी है। अपने करंट जीके का प्रश्न है उस समय का। तो देखिए कक्षा 1 से 8 तक अपने 2100 और 9 से 12 तक अपने 2500 रुपये दिए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यह प्रश्न हालांकि उस समय के करंट का प्रश्न है, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, अपने मार्च 2019 को, 1 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके कुलपति कौन है, कुलपति अपने हैं ओम थानवी, प्रथम कुलपति। तो देखिए आप ध्यान रखें, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ये अपने कहाँ हैं, जयपुर जिले में स्थापित हैं, जयपुर में 2019 में इसकी स्थापना हुई है। और प्रथम कुलपति अपने ओम थानवी हैं, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी। तो देखिए बांग्लादेश को इंदिरा गांधी सरकार ने कब मान्यता दी थी, 6 दिसंबर 1971 के दिन। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो आप भारत मत करके आना, ये क्या हो जाएगा, भूटान देश है। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला कौन सा देश है, अपने भूटान देश, और उसके बाद अपने भारत हैं। तो इंदिरा गांधी सरकार ने दी थी 6 दिसंबर 1971 के दिन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, 6 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है। तो देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है। तो देखिए जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है, गटियाला अभिलेख। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। जोधपुर जिले में है अपने जैन मंदिर के सामने गटियाला अभिलेख, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है। तो देखिए मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है, अपने नागभट्ट को कहा गया है। देखिए नागभट्ट ने मलेच्छ नरेश की सेना को पराजित किया था। मलेच्छ कौन थे, अपने जो अरब के थे, इसलिए नागभट्ट प्रथम, इनको मलेच्छों का नाशक कहा जाता है ग्वालियर अभिलेख में। ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम सही आंसर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी, इसने अपने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, 2 बार। कब 1291 और 1292। इस समय यहाँ के शासक कौन थे, अपने हमीर देव चौहान। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर, हमीर देव चौहान। और देखिए जलालुद्दीन खिलजी, इनका एक कथन प्रसिद्ध है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, अभियान के बारे में ही कहा इन्होंने कि रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह किसका कथन है, अपने जलालुद्दीन खिलजी का कथन है कि रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये अपने जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंभौर अभियान के दौरान, क्योंकि दोनों बार ये असफल रहे थे, असफल, इसलिए यह कथन है इनका। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील, बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है शाकंभरी झील, इसका निर्माण कराने वाले कौन है, अपने वासुदेव चौहान। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। बिजोलिया शिलालेख अपने भीलवाड़ा जिले में
स्थित हैं, भीलवाड़ा जिले में। और देखिए इस शिलालेख के अनुसार अगर बात करें तो चौहानों की उत्पत्ति अपने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है चौहानों की उत्पत्ति। ये भी प्रश्न पूछा गया है, किस शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अपने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में बताई गई है। तो अपने बिजुला शिलालेख करके आना है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा वासुदेव इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? तो देखिए राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था अपने? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज या कल्याणमल। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा सूर्यमल। ये अपने ईडर के शासक थे जिनका खानवा के युद्ध के पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न आ सकता है, 1527 में हुआ था। डेट भी अगर पूछे तो 17 मार्च 1527 के दिन ये युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 के दिन खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर होता है विजयी। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए धूलकोट आ जाए, आगाटपुर आ जाए, आहड़ आ जाए, बनास संस्कृति आ जाए, ये सभी किसके नाम है? अपने आहड़ सभ्यता के नाम है। ताम्रवती नगरी आ जाए, ये सभी अपने आहड़ सभ्यता के नाम है जो अपने उदयपुर जिले में स्थित हैं, उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? तो देखिए मानसिंह प्रथम ने अपना प्रथम सैन्य अभियान अकबर के संरक्षण में किसके विरुद्ध किया था? तो देखिए रणथंभौर दुर्ग का जो शासक था सुरजनहाड़ा, इसके विरुद्ध किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध अपने मानसिंह ने प्रथम सैन्य अभियान किया था। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन अपने अलवर के नीम का थाना में हुआ था। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अगर सन भी पूछा जाए, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1944 में, अप्रैल 1944 में इसका गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो देखिए एक जैन मुनि थे मगन सागर जी, इनकी अध्यक्षता में इसका होता है अपने गठन। तो अपने नीम का थाना हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित हैं? तो देखिए डाबरा कांड अपने किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सिकरिया, जोधपुर। तो अपने जोधपुर रियासत से संबंधित हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए डाबरा अपने डिडवाना जो परगना है, डिडवाना नागौर, इसमें आता था। तो अपने जोधपुर हो जाएगा एकदम सही आंसर। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा है। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाता तो ये तो अपने बलवंत सिंह मेहता हो जाता, लेकिन प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा है, इसलिए अपने माणिक्य लाल वर्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। माणिक्य लाल वर्मा इसका करेक्ट आंसर है। 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है उदयपुर में, उदयपुर शाहपुरा हवेली में। तो अपने माणिक्य लाल वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1938 में। संस्थापक कौन है इसके? माणिक्य लाल वर्मा है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? तो देखिए किस समिति ने मत्स्य संघ अपने राजस्थान एकीकरण का पहला चरण है, इसके वहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? तो देखिए अपने शंकर राव देव समिति थी, इसने यह अनुशंसा की थी। ये अपने 5वां चरण जो है एकीकरण का, 5वां चरण कब हुआ था? ये 15 मई 1949 के दिन शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर अपने मत्स्य संघ और वहद राजस्थान को मिलाया गया था 5वें चरण में। और इसकी राजधानी क्या बनी थी? जयपुर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो देखिए चंद्रसेन अपनी राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? महाजन वर्ग से धन की लूट, महाजन वर्ग से अत्यधिक धन की लूट के कारण ये अपने अलोकप्रिय हो गए थे। देखिए चंद्रसेन को आपको पता होगा मारवाड़ का प्रताप आ जाए, भूला बिसरा राजा आ जाए, आदि उपनाम किनके हैं? चंद्रसेन के हैं, जिन्होंने आजीवन अकबर के साथ अपने संघर्ष किया था। तो चंद्रसेन हो जाएगा इसका सही आंसर। मारवाड़ का प्रताप आ जाए तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा एकदम सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में हुआ था, जो स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड भर्ती निकली थी 2018 में, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। उसमें जीके के जितने भी प्रश्न, चाहे राजस्थान जीके हो, भारत जीके हो, विश्व जीके हो,
सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको विस्तार पूर्वक करा दिए हैं। और देखिए ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। सारे के सारे प्रश्न जो अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पिछले सारे के सारे पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।